हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक को समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जहां से 100% गारंटी की क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो आपको हर एक ईयर में कोई भी एक ऐसा ईयर नहीं निकलेगा जहां से जिस ईयर में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे गए हों। सो हायर एजुकेशन का टॉपिक है और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम कमिटीज एंड कमीशन ऑन एजुकेशन। जो भी हायर एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन कमीशन बने हैं या कोई कमेटी बनी है उसको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो आज क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं अलग अलग यूनिट के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट हो गया। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लीजिए। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरीके से आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड क्लासेस लेके आता हूँ फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करिए, किसी भी क्लास को मिस मत करिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखो, लास्ट जो मैंने क्लास ली थी, क्लास नंबर 5 थी, 5th थी ये, और इसमें हमने डिस्कस की थी 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से कवर करना चाहते हो तो इस क्लास को देखिए। दिस वाज क्लास नंबर 5th। और इसके अलावा यूजीसी नेट का फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया तो कर लो, आप लेट मत करो। और यहाँ पर यूजीसी नेट फॉर्म फिलिंग में आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो आप इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल मत करना, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मिनिमम टाइम में पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स फ्री में, आई रिपीट, फ्री में कवर करना चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। सीरीज का नाम है यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। यहाँ से लास्ट सेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस देखने को मिले थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझ सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पर आपको कंटेंट मिला होगा। सो यहाँ पर कुछ गिने चुने लेक्चर है, ऐसे कुछ 10-12 लेक्चर्स के आसपास ही हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, क्लास 1, 2, 3, 4 करके मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो इस क्वेश्चन जो मैंने आपकी स्क्रीन पे है, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में होमवर्क दिया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। कमेंट भी आए थे कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। सो गाइस, क्वेश्चन ये था, दैट इज नेक्स्ट 2 टर्म आपको बताने थे कि सीरीज के 2 नेक्स्ट 2 टर्म कौन कौन से होंगे। तो ये गाइस आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके लास्ट वाले क्लास में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 60, 30, 20, 15। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है कि 60 का हाफ तो 30 हो गया बट 30 का हाफ 20 नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। अच्छा, मैं बता दूं कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का पैटर्न ये था कि जो 60 नंबर है इसी को आपको पहले 2 से डिवाइड करना था, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करना था, फिर 4 से डिवाइड करना था, फिर 5 से, उसके बाद फिर 6 से, फिर 7 से, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना था। तो 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाता है, 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाता है, 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 12 और 10 जो है नेक्स्ट इसके 2 टर्म बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्लास जो थी क्लास नंबर 5 उसका ये होमवर्क था। ओके गाइस, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन है अपनी इंडिया में रहा है और जिसके ऊपर बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज राधा कृष्णन कमीशन 1948 से 1949। ये था आपका फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। याद रखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका फर्स्ट एजुकेशन पूछा जाए कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था, तो ये कौन सा है, राधा कृष्णन कमीशन। और ये इसी कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम है, तो आप दोनों नाम याद रखिए, है ना। राधा कृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उनको लग रहा होगा हिंदी में कंटेंट नहीं है सर, हिंदी का कंटेंट कहाँ गया। तो राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है 1948 से 1949। पहला शिक्षा आयोग था ये अपनी आजादी के बाद का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुशल नेतृत्व में शुरू किया गया था और इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, काफी फेमस है ये। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस स्लाइड को रोक करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। बाकी मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और इसके अलावा इट सजेस्टेड, अच्छा एक चीज याद रखिए कि कई बार ये सजेशन पूछ लिया जाता है कि यूजीसी किसकी सजेशन में बनाया गया था। सो इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी।
तो यूजीसी को सेटअप करने का आइडिया किसका था, कौन सी कमीशन ने बोला था, तो दैट वाज राधाकृष्णन कमीशन। इट वाज सेटअप टू इंक्वायर इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। उस टाइम पर क्या क्या कमियां हैं एजुकेशन की, उस चीज को इंक्वायरी करने के लिए इसको बनाया गया था। टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी, पुट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ट्रेडिशन। तो उस टाइम पर जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट थी हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, उस चीज को लेकर के इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज को डेवलप करना अपने एजुकेशन के थ्रू, जिससे हमारी इंडिया को ग्रोथ मिले, बड़े बड़े लीडर निकल के आए पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री से रिलेटेड। दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इशू फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हायर एजुकेशन कमीशन के लिए बनाया, इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख भी पा रहे होंगे कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की इश्यूज के ऊपर उसको सॉल्व किया जा सके, उनके ऊपर काम किया जा सके, उससे रिलेटेड इस कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो रही हैं, है ना। इस आयोग का गठन मुख्य रूप से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। क्लियर हो गया कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है गाइस, हर तरीके से इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बने अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट आपका कोठारी कमीशन, अगेन काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है 1964 से 1966। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, इसका भी दूसरा नाम है, याद रखिए, और कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आप कोठारी कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि चेयरमैन थे कोठारी जी, है ना, इसलिए। सो इट वाज पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, वाज एन एडहॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल रिस्ट्रक्चर इन इंडिया। याद रखिए, ऑल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट के बारे में इसमें इंक्वायरी करने की बात कही गई। To evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India। तो इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट करने के लिए इसको गठित किया गया था, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका जो आयोग है कोठारी आयोग के नाम से भी काफी फेमस है। ये भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच के लिए इसको बनाया गया था। चीजें क्लियर हो रही है ना। भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां बनाना है, इसका काम उस टाइम पर दिया गया इसको। सो इसका गठन कब हुआ, किस डेट को हुआ, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14th of July 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। अब ये नाम जो है अच्छे से याद रखिए, बिकॉज कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन जो बना वो इसके चेयरमैन कौन थे, तो इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। देन चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उस टाइम पर यूजीसी के चेयरमैन भी यही थे, तो इसलिए उस टाइम पर इनको इसका चेयरमैन बनाया गया। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल्स एंड guidelines for the development of education from primary level to the highest and advise the government on standardized and national pattern of education in India। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट एजुकेशन तक, मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट की बात की जा रही है, कंप्लीट एस्पेक्ट आपको देखना है एजुकेशन का। हाउएवर आज कुछ चीजों को इससे बाहर रखा गया, जैसे मेडिकल एंड लीगल स्टडीज, इस चीज को इस कमीशन की बाहर रखा गया कि आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, excluded from the purview of the commission। Kothari Commission report focused on education and national development। The tendency of the commission was from 1964 to 1966 and the report was submitted by the commission on 29th July 1966। तो इस डेट को इस कमीशन ने अपनी जो जांच रिपोर्ट है उसको सौंप दिया, प्रस्तुत कर दिया। याद रखिए, चिकित्सा और कानूनी अध्ययन को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया था, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस आयोग का काम क्या था कि प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक कंप्लीट एस्पेक्ट का शिक्षा के विकास को लेकर के अपनी सभी सुझाव देना कि किस तरीके से हम अपनी शिक्षा को सुधार सकते हैं। इसके बाद बना आचार्य नरेंद्र देव कमेटी। So the committee submitted its report to His Majesty's government in 1929। तो ये तो काफी पहले का बना हुआ कमीशन है। This was concerned with the education and its organization in relation to political and constitutional conditions and potentialities of progress। और मैं हिंदी में मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिखा देता हूँ एक बार। सो इसका संबंध क्या था, राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावना के संबंध में शिक्षा और उसके संगठन से था। और उस टाइम की जो सरकार थी 1929 में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट उसको सौंपी थी। तो ये रिपोर्ट का एक मूल्यवान दस्तावेज है और इस क्षेत्र में पहली बार जो है इसको बनाया गया था। सो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इम्पोज्ड सीरियस लिमिटेशन ऑन कमेटी एंड नैरो डाउन द स्कोप ऑफ इट्स इंक्वायरी। काफी चीजों को लेकर के इसके ऊपर कंट्रोल रखा गया है इस कमेटी के ऊपर कि भाई आप इसी चीज के ऊपर काम करिए। द कमेटी हाउएवर एक्चुअली सर्वेड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडीड द सैलिएंट facts of the present system of education, examined the
cognate problems and the effect of political reforms on educational progress of the country, pointed out the defect and weakness of the system and made recommendation for its improvement. तो जैसे कि सारी कमेटियां करती हैं वैसे इस कमेटी ने किया कि उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, जो भी सिस्टम बना हुआ था, प्रेजेंट सिस्टम जो बना हुआ था एजुकेशन का, उसमें क्या कमियां थी और जो भी उस टाइम पर पॉलिटिकल रिफॉर्म चल रहे थे उन चीज़ों को ध्यान में रख करके एजुकेशनल प्रोग्रेस के ऊपर अपना एक रिपोर्ट बनाई और इसको गवर्नमेंट को सौंप दिया। इसके बाद बना मुदलियार कमीशन। ये बना था आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। याद रखिए इस नाम से जाना जाता है ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये स्कूल के लिए है। ये ऑन 23 सितंबर 1952 1952 में इसको बनाया गया। ठीक है, सो भारत सरकार ने इसको कब बनाया? 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, इस नाम से जाना जाता है। स्कूल के लिए कमीशन बनाया गया था मुदलियार कमीशन। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज नोन एज मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation. डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी, याद रखिए इस नाम को, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वाज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी और इन्हीं को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। फिर उसके बाद आया अपने इंडिया में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि काफी फेमस रही और तब तक चली जब तक कि हमारी न्यू पॉलिसी 2020 नहीं आ गई। इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी वही यही थी और इसी को हम सब लोग फॉलो कर रहे थे। इसी से हम लोग सब लोग पास आउट हैं। मैं भी इसी से पास आउट हूँ, इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप लोग भी इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही पास आउट होंगे। बट अब जो है 2020 आ चुकी है और अब जो है नए नए सिस्टम आ चुके हैं मार्केट में। अब तो अलग अलग सब्जेक्ट भी अलाउ कर दिए हैं पढ़ने के लिए और 10 तरह की चीजें जो है मार्केट पे हो चुकी हैं। तो ये है 1986 अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन, एसटी, एससी कम्युनिटीज। क्या बोला जा रहा है कि पढ़ाई के अंदर जो डिस्पैरिटीज है उसको रिमूव करने पर फोकस किया गया। और इंडियन जो विमेन है, उस टाइम पर आपको पता है कि 1986 है, उससे पहले आप सभी को पता है अच्छे से कि अभी सन 2000 तक ऐसा होता था कि गर्ल्स को बहुत कम पढ़ाया जाता था। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस टाइम के क्या हालात रहे होंगे? उस टाइम पर तो बिल्कुल ही महिलाओं को, वुमेन को पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, है ना। सो इंडियन वुमेन पर फोकस किया गया कि भाई इनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लेकर के आई जाए। एसटी जो पिछड़े रह गए हैं, जो जनजाति हैं, एससी जो कम्युनिटीज हैं, इनके ऊपर भी फोकस किया गया कि इनको भी एजुकेशन से जोड़ा जाए, इनको भी पढ़ाया जाए। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो याद रखिए ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम लेकर के आई थी ये पॉलिसी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड बीन क्रिएटेड इन 1985। तो 1985 में बनाई गई इग्नू यूनिवर्सिटी। और इग्नू यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जैसे आप सभी को पता है। और इसके बारे में 1986 में बोला गया था कि भाई हम एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर अब इस तरह की यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया जाएगा और आने वाले टाइम में ओपन से पढ़ाई कराने का भी एक लक्ष्य रखा गया कि सभी स्टूडेंट्स को जो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम ओपन से भी पढ़ाएंगे। देन पी कॉल्ड फॉर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये याद रखना आपको, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन प्राइमरी एजुकेशन एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये टर्म भी आपको याद रखना है, टू इम्प्रूव द प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। तो प्राइमरी स्कूल पर फोकस किया गया कि एटलीस्ट लोग प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ें। आपने देखा होगा कि जो आपके दादी दादा थे या चाची चाचा थे या जो बूढ़े लोग थे उस टाइम के, तो वो 5वीं तक पास आउट हुआ करते थे या बहुत ज्यादा 8वीं तक पढ़े हुआ करते थे। तो वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर फोकस किया गया कि एटलीस्ट इनको इतना तो पढ़ाओ कि लोग पढ़ सके कि क्या लिखा है सामने, जो लिखा है इसको पढ़ सके, एटलीस्ट साक्षर तो हो सके। अगर नहीं करना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ो कि आप एटलीस्ट पढ़ सको कि सामने अखबार में क्या लिखा हुआ है, क्या न्यूज चल रही है। तो प्राइमरी स्कूल पे फोकस किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जैसे हरित क्रांति आई थी ना, जब भुखमरी से इंडिया बहुत बेहाल था और हमारे पास राशन नहीं था खाने पीने के लिए, हमारे लाले पड़े हुए थे, तब उस टाइम पर हरित क्रांति आई थी, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर धान की खेती हो गई, गेहूं की खेती बहुत स्पीड से होने लगी, बहुत बड़ी मात्रा में होने लगी। ऐसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया नाम कि भाई हम प्राइमरी स्कूल के ऊपर इतना फोकस करेंगे कि एटलीस्ट लोग 5वीं तो पास करें, मतलब लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अनपढ़ रह जा रहे हैं। तो उस तरीके का ऑपरेशन लेके आओ जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो हमारे फ्यूचर में, है ना। और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाई गई थी उस टाइम पर प्राइमरी एजुकेशन में। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, सॉरी गाइस, हाँ यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसको लेकर आए थे और भारतीय महिलाओं पे, एसटी पे, एससी समुदायों के लिए शैक्षिक
शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर विशेष जोर दिया गया था। और 1985 में स्टैब्लिश हुई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि ओपन सिस्टम लेकर के आई थी, मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का सिस्टम जो है इसी एजुकेशन कमीशन के अंदर लेके आया, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लेके आया गया। इसी में बाल केंद्रित दृष्टिकोण और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज ये कुछ फैक्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बना आपका नॉलेज कमीशन। द नॉलेज कमीशन वाज आल्सो नोन एज द नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये याद रखिए नेम। It was a think tank of policies that aimed to improve the knowledge-intensive services sector. This commission was created on 13th June 2005 by the former Prime Minister मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी ने इसको बनाया था नॉलेज कमीशन को। सो द मेन रिकमेंडेशन, इस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी, जैसे कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने सजेस्ट किया था कि सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2015। तो 2015 तक, 2014 में सरकार चली गई थी इनकी, इस गवर्नमेंट की। तो इन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि हम 2015 तक 1500, मतलब सजेशन था, ये सजेस्ट किया था इस कमीशन ने कि 1500 यूनिवर्सिटी बनाई जाए और इंडिया में एक रिवोल्यूशन लाया जाए एजुकेशन को लेकर के, बाय पार्शली रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी पार्शली रिस्ट्रक्चर किया जाए, मतलब उसके अंदर क्लासरूम बढ़ाए जाए, बिल्डिंग नहीं बनाई जाए, इस तरीके से हो। द कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड अ नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर 15 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात कही गई थी। और अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे इतना फोकस नहीं करके, बल्कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बनाने पे फोकस किया गया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और बनाई जाएं ताकि एजुकेशन महंगी ना हो और लोग सस्ते में पढ़ सकें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें। समिति ने 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। 1500 नए विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी और विश्वविद्यालय निर्माण का सुझाव भी दिया गया था। 13 जून 2015 को बनाया गया था, जिसका नाम था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसकी रिकमेंडेशन थी ये सारी की सारी। ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे देखो, इस तरह की बहुत सारे एजुकेशन कमीशन है, आपको सारे ही पढ़ने चाहिए। अब मैं कुछ कमीशन के यहाँ पे नाम आपको दिखा रहा हूँ और इनके ईयर बता रहा हूँ, तो आप इसको याद रख सकते हो। वुड कमीशन 1854, हंटर कमीशन 1882, ठीक है, रैली कमीशन 1902, सेटलर कमीशन 1917, लिंडसे कमीशन 1929। यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हर्टोग कमीशन 1929, वर्धक स्कीम 1937, जाकिर हुसैन कमेटी 1937, सपरू कमेटी 1934, सर्जेंट प्लान 1944। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ इनके बारे में फैक्ट वगैरह, तो आप इनको पढ़ते रहिए। राधा कृष्ण कमीशन, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, 1948। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC 1953। इसके बाद आपकी स्लाइड है नेक्स्ट वाली, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, कोठारी कमीशन 1964, एजुकेशन कमीशन 1886, रॉयल कमीशन 1912, ली कमीशन 1924। अब देखो गाइस, जितने भी एजुकेशन कमीशन हैं और कमेटीज हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपको पढ़ने एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की, इस क्लास की PDF आपको शेयर कर सकूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप UGC नेट मेंटर के नाम से सर्च कर सकते हो। गाइस, हमने भी आप सभी के लिए UGC नेट पेपर 1 का 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया। अगर आप पढ़ रहे थे आज मुझसे, आज आपने पूरी क्लास देखी है, तो इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट एक्सप्लेन कर रखा है। हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आपने देखा आज की इस टॉपिक को मैंने कुछ ऐसे 20-22 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया है, 18-20 मिनट में। ऐसे ही कंप्लीट पेपर 1 के ऑल टॉपिक्स को मैंने हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। इसीलिए इसका नाम क्रैश कोर्स रखा गया है, ताकि आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर कर सकें। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा कोर्स में, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की भी प्रिपरेशन में मैंने आपको उसी तरीके से करवा रहा हूँ इन सभी क्रैश कोर्स में, तो आप इन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के हमने 2 मंथ के क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी आपको हमने 2 मंथ के ड्यूरेशन में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अब अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हो तो आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हो, पेपर 1 प्लस कॉमर्स या पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट। कॉम्बो कोर्स में क्या होगा कि आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों तैयार हो जाएंगे, वो भी विद इन 2 मंथ। इस तरीके से कंटेंट को हमने डिजाइन कर रखा है, तो आप इस तरीके से
अपनी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में कर सकते हो। जो कंटेंट है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है और टू द पॉइंट है, इसलिए एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको सुपर फास्ट स्पीड से करवाया जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 मंथ का क्रैश कोर्स मैं बता रहा हूँ, तो ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ ही अवेलेबल है और एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट कंटेंट है। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं नेट की, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।